साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है ये गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अधिक दोहराए जाते हैं, इनकी पुनरावृत्ति होती है। साथियों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। यहाँ हम लोग जानेंगे ऐसे क्वेश्चन को लगाने का सेकेंडों का तरीका और कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिया गया वो मेंसुरेशन से लिया गया। बहुत ही यूनिक सवाल है और कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन के ऊपर आधा गोलाकार बनाया गया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है, बशर्ते जो आपका बेलन है उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दी गई है। दरअसल देखिए, आपका एक ठोस बेलन है, तो कह रहा है कि एक ठोस बेलन है जिसकी जो त्रिज्या है वो आपकी जो है दिया गया है, वो त्रिज्या है आपकी 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी ऊंचाई दिया गया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके ऊपर कह रहा है कि भाई इसके ऊपरी जो इसका भाग है उसके ऊपर आधा गोला बनाया गया है, यानी इस तरीके से। अब ये जो आकृति बन रही है इसका संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। तो देखिए, जब संपूर्ण पृष्ठ आप कैसे बता पाइएगा, देखिए संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कि जो ये आकृति बन रही है इसको पूरा बाहर से जो है क्या करना है, ढक देना है, कवर लगा देना है, इसको पूरा ढकना है। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकलेगा, तो आप देख रहे हैं उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप देख रहे हैं ये जो आधा गोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल शामिल होगा। उसके बाद बेलन का यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हैं उसका इसमें वक्र पृष्ठ शामिल होगा। देखिए, जब आप इसको ढकने चलिएगा पूरा, तो ये वाला जो आपका देख रहे हैं जो बेलन का जो ऊपरी सिरा है ये नहीं ढकेगा क्योंकि ये अंदर हो जाएगा लेकिन ये वाला जो सिरा है इसको आपको ढकना पड़ेगा। तो बेलन का जो आधार होता है वो वृत्त होता है, तो इसका मतलब जो ये वाला सिरा इसका जो क्षेत्रफल होगा वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होगा। अब इसके बाद ये आपका जैसे मान लीजिए ये बेलन है, अब मान लीजिए इस बेलन का आपको वक्रपृष्ठ बताना है। तो देखिए, वक्रपृष्ठ में ये चीजें शामिल होती हैं, ये वक्रपृष्ठ में आता है, ये जो दोनों ये वाले जो वृत्ताकार सिरे होते हैं ये शामिल नहीं होते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये आपका मार्कर है, तो मार्कर भी एक बेलन के आकार का ही है। अब इसमें यदि ये सिरा वृत्ताकार, ये सिरा दोनों छोड़ देते हैं तो बाकी जो कवर आप करते हैं, जो ये व्हाइट वाला चीज दिख रहा है यही वक्रपृष्ठ है। तो ये होता क्या है, 2 पाई आर एच, यानी इसका वक्रपृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब ये देख रहे हैं आधा गोला है, पूरे गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है वो पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आधा गोला है तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो बस यही आप अगर तीनों जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब आपको बताना है यहाँ पे जो ये आकृति है इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो इसमें क्या शामिल होगा भाई, इसमें शामिल होगा अर्धगोले का पृष्ठीय भाग यानी पाई आर स्क्वायर, फिर वक्र पृष्ठ बेलन का शामिल होगा यानी 2 पाई आर एच, फिर इसके बाद इसके आधार का यानी ये वाला जो वृत्ताकार भाग है पाई आर स्क्वायर ये। तो ये देख रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर जोड़िएगा तो आपका 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 पाई आर एच आपका है। अब दरअसल ध्यान देना है, मान बैठाते हैं 3 गुणे फिर पाई है तो 22/7 हो जाएगा, त्रिज्या 14 है तो 14 गुणे 14 2 बार लिखेंगे। अब आपका उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर 2 पाई का मान आपका क्या है भाई 22/7 है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ त्रिज्या 14 है, ऊंचाई कितनी है 21। यहाँ जब डिवाइड करिएगा तो 2 बार में डिवाइड होगा, ये 7 दूना 14। यहाँ गुणा करेंगे 22 का 3 में तो 66 आएगा और 14 गुण दूना 28 यानी 66 गुणे 28 और धन यहाँ आ गया 22 दूना 44 और गुणे आपका हो जाएगा 2 दूना 2 ये हो जाएगा 42। अब यहाँ चाहे तो आप 22 कामन ले लीजिए तो 22 3 66 3 गुणे 28 हो गया। अब यहाँ 2 गुणे आपका 42 हो जाएगा, यानी आपका 22 गुणे इसका गुणा करिएगा तो यहाँ भी 84 आएगा और प्लस यहाँ भी 84 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 22 और गुणे आपका ये 4 4 8 हो जाएगा और ये आपका 8 8 16 168 गुणा करिएगा तो ये आपका 3696 आएगा, यानी 3696 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका आंसर माना जाएगा। बस आपको देखिए ये सेकंडों का जब भी ऐसा सवाल आए
आपके एग्जाम में जब भी ध्यान में रखना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने बन जाए तो आपको बस ये करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पुनरावृत्ति होती है इनकी कि भाई एक जो है बेलन है और उस बेलन के ऊपर जो है एक आधा गोला ऐड किया गया है उसी आधार पे, और इनकी जो है ऊंचाई और त्रिज्या मालूम रहेगी। आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो बस इसका फार्मूला आपको याद रखना है, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर आपका, और ये इसका वक्रपृष्ठ तो 3 पाई आर स्क्वायर ये प्लस वक्रपृष्ठ पाई आर स्क्वायर एच, यही आपको कार्य कर दीजिएगा। संपूर्ण पृष्ठ आपका बड़े आराम से निकल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ एक गोला आधा गोला यहाँ भी जोड़ देता है, तो ये आधा गोला और ये आधा गोला मिल के क्या हो जाएगा, जब ये सवाल इस टाइप का आ जाए, जब यहाँ पर भी आधा गोला जोड़ दे तो ये आधा और आधा मिलके पूरा हो जाएगा, और साथ में बेलन का वक्रपृष्ठ, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालिएगा, तो हो जाएगा बेलन का पहले वक्रपृष्ठ लिखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये आधा मिलके पूरा हो गया यानी 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस पर भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आपका जब दोनों तरफ आधा गोला लग जाएगा बेलन के, तो आप 4 पाई आर स्क्वायर अब प्लस यानी पाई आर स्क्वायर एच यानी बेलन का वक्रपृष्ठ अब प्लस जो है आधा गोला ये मिलके पूरा गोला हो जाएगा, और पूरे गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ऐसा जब भी क्वेश्चन आपसे दोहराया जाए तो आप कोई गलती न करें, आप ऐसे क्वेश्चन को लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, जो आपका जो है डिस्काउंट यानी छूट पे आधारित है। आइए देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपया है, एक दुकानदार 10% की छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना। जब ये सवाल हूबहू वैसा आ जाए, यहाँ ध्यान देना है कंडीशन पे, सेकंड में लगाइएगा। यहाँ देख रहे हैं अंकित मूल्य उसका 2400 रुपये दिया गया है, अंकित मूल्य मालूम है, छूट मालूम है, साथ में जो लाभ प्राप्त हो रहा है वह मालूम है, आपको क्रय मूल्य बताना है। तो जब भी आपको क्रय मूल्य बताना है यानी सीपी बताना है, तो जो उसकी एमआरपी दी गई है यानी अंकित मूल्य दिया गया है उसे आपको लिख लेना है। उसमें से क्या करना है, 100 में से जितने की छूट मिल रही है उसे घटा देना है, और अपान जो है कर देना है जो 100 प्लस जो फायदा। तो जो आपको एमआरपी का जो एमआरपी है यानी जैसे यहाँ पे अंकित मूल्य उसका 2400 दिया है, लिख लेना है। अब यहाँ 10 की छूट हो रही है तो 100 में से छूट 10 घटाइएगा तो 90 बचेगा, 90 लिखना है, और अपान 100 प्लस प्रॉफिट 20 का फायदा हो रहा है यानी 100 धन 20 करिएगा, 100 में 20 जोड़िएगा तो 120। बस इतना ही काम करना था आपको। 0 से 0 कट गया, 12 दूना आपका 24, 200 हो गया, 9 दूना कितना आ गया 1800 रुपये। यही इसका जो है क्रय मूल्य माना जाएगा। बहुत ही सेकंडों का होता है, लेकिन कंडीशन ये रहेगा तब जो भी अंकित मूल्य दिया है फिर उसमें क्या करना है, छूट से गुणा करना है, 100 में से छूट घटाइएगा तो 90 और 20 का लाभ हो रहा है तो बटा में 120 कर देना है बस। तो इसको बेसिक भी लगाना चाहते थे, इसके लिए हमने जो है अपने चैनल के ऊपर जो है छूट पे आधारित बहुत ही बेसिक तरीके से जो है एक टेबल बना करके मैंने सारे सवालों को जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर बताया गया है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ जब इस कंडीशन पे क्वेश्चन आए बस आपको इसी तरीके से मौखिक लगा लेना है। बस आपको करना था 2400 गुणे यहाँ 10 की छूट है तो 90 हो गया, 20 का लाभ है तो 90 बटा 120 यानी छूट में लाभ से भाग दे करके एमआरपी में गुणा कर दीजिएगा यानी लिखित दाम अंकित दाम में, तो उसका जो है लागत बड़े आराम से क्रय मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दोहराया जाता है। आगे वाला भी क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, लाभ हानि से जुड़ा है। कह रहा है यदि 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 150 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत बताना है। जब भी ऐसे सवालों में डायरेक्ट लाभ या हानि जब दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये आपको बताना है। बशर्ते आपको कुछ नहीं करना, 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 150 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, कुछ नहीं ध्यान देना। यहाँ 120 लिखा है, यहाँ 150 लिखा है, इसका अंतर करिएगा तो लाभ मालूम हो जाएगा। यानी 120 से 150 घटाइएगा तो लाभ कितने का दिख रहा है, 30 का। लेकिन यहाँ ये होता है प्रतिशत, देखिए आपका प्रॉफिट परसेंट में होता है, प्रॉफिट
जब आप लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे होता है 100। तो लाभ तो आपका अंतर कर देंगे, मालूम चल गया 30। लेकिन अब यहाँ समस्या होती है कि यहाँ क्रय मूल्य कौन बनेगा, 120 बनेगा कि 150 बनेगा। तो देखिए जब लाभ होगा तो आप खरीदते कम में है, बेचते ज़्यादा में है, तो क्रय मूल्य यहाँ कम वाला बनेगा, यानी जिसका मान कम होगा। और यदि यहीं पे हानि दिया होता, हानि पूछता आपसे, तो फिर क्या होता, जो आप खरीदते ज़्यादा में है और बेचते कम में है तो हानि होती है। तो यहाँ ज़्यादा वाला क्रय मूल्य बनता, बशर्ते लाभ हो रहा है तो यहाँ पे 120 जो होगा वह क्रय मूल्य बन जाएगा और गुणे आप 100 कर देंगे। 3 चौको 12 4 और ये काटिएगा 25, आ गया 25%। देखिए इसको लगाने का एक और तरीका होता है कि जहाँ पर लाभ हानि के सवाल में जहाँ पे क्रय मूल्य, क्रय एवं विक्रय के स्थान पे वस्तु दी गई हो, ना कि उसका मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है रुपए में, लेकिन यहाँ तो वस्तुएं दिया है। कह रहा है 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 150 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे जब वस्तुओं का जब क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य की जगह वस्तु का मान दिया गया हो तो देखिए जो क्रय होता है वो विक्रय बन जाता है, जो विक्रय होता है वो क्रय बन जाएगा। जैसे देखिए 120 वस्तुओं का विक्रय है, तो 120 वस्तुओं का जो विक्रय है तो ये विक्रय दिया है ना, विक्रय मूल्य दिया है ना, तो यह क्रय बन जाएगा। यानी एक क्रय आपका 120 आपने क्रय किया, अगर उसको मूल्य में बदलेंगे तो 120 रुपये हो गया। यानी जो क्रय दिया होगा, यानी जितनी वस्तुएं विक्रय की गई वो क्रय बन जाएंगी, यानी क्रय कितनी 120। अब यहाँ देख रहे हैं 150 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ जो है जो विक्रय मूल्य होगा वह अब क्या हो जाएगा 150। दरअसल कहने का मतलब जो क्रय है वो विक्रय हो जाएगा, जहाँ विक्रय लिखा है वो क्रय हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 120 क्रय किया गया, 150 विक्रय किया गया, तो जाहिर सी बात है 30 का फायदा हुआ। क्रय क्या है 120 है, गुणे आपका 100। तो किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, बशर्ते डायरेक्ट जब लाभ या हानि देगा तो आपको ऐसे ही करना है, बस तुरंत यहाँ पे इसका अंतर कर देना है। 30 आ गया, चूंकि लाभ हो रहा है तो यहाँ अब जो क्रय मूल्य होगा वो निश्चित रूप से 120 होगा, गुणे आप 100 करके लगा लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसे आपको इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट आप डेवलप रखें अपने माइंड में ताकि आप उसे लगा पाएँ फास्ट तरीके से। आगे बहुत यूनिक क्वेश्चन है, वो है कि 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताना है। दरअसल औसत बताना है, यहाँ ध्यान रखना 7 के प्रथम 9 गुणज। देखिए जहाँ पे गुणज की बात होती है, मल्टीपल की बात होती है, तो गुणज का मतलब सीधा सा मतलब होता है पहाड़े से, टेबल से। अब देखिए 7 के 9 गुणजों की बात हो रही है, तो यानी 7 के 7 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 9 जा, तो 7 के जो 9 गुणजों की बात, प्रथम 9 गुणज की बात हो रही है, तो 7 1 जा, 7 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, 6 जा, यानी 6 जा, 7 जा, 8 जा और 9 जा, यानी 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 लिखे 21, ये 7 ये तो ये आपका क्या है भाई 7 के प्रथम का मतलब होता है स्टार्ट से, 7 के प्रथम 9 गुणजों की बात होती है। देखिए गुणजों का मतलब क्या है भाई, पहाड़े से मतलब है, टेबल से मतलब है, किसके टेबल से मतलब है भाई 7 के टेबल से मतलब है, कहाँ से प्रथम 9 यानी 1 से लेके 9 तक। अब औसत तो बाद में करेंगे, पहले इसका योग तो निकाल लें। अब इसका योग क्या होगा, अब देखिए यहाँ से 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ लेना है, तो 7 गुणे 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो देखिए 1 से 9 तक की गिनती का योग क्या होगा 9 होगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10/2, 2 5 10, 9 5 45। देखा जाए तो 1 से 9 तक की गिनती का योग 45 आ गया। अब 1 से 9 तक की गिनती का योग 45 आ गया, 7 से आपको गुणा कर देना है, तो यही क्या मालूम हो गया योग। लेकिन आपसे पूछा क्या है भाई औसत, तो औसत में क्या करेंगे, जो ये 9 आपकी गिनतियां हैं इनको आपने जोड़ा, तो जोड़ा तो क्या आया 7 गुणे 45 आया कहने का मतलब। और चूंकि 9 की बात है, 9 संख्या है तो 9 से भाग देंगे। चूंकि देखिए औसत में क्या होता है, जितनी संख्याएं होती हैं उनको जोड़ करके उन्हीं से भाग देते हैं। तो अब 9 से भाग दीजिएगा तो 9 5 45 और 7 5 क्या हो गया आपका 35। दरअसल अगर मान लीजिए औसत नहीं पूछता तो आपसे कह देता 7 के प्रथम 9 गुणजों का आपको योगफल बताना है, योगफल बताना है, तो बस आप यही काम करते,
आप 7 1 जा 2 जा से 9 जा तक आसान तरीका है, 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ लीजिए, जितना आ रहा है 7 से गुणा कर दीजिए। जोड़ने पे 45 आया, 7 में गुणा कर दीजिएगा तो योग आ जाएगा। जैसे 7 5 आपका 35 हो जाएगा और 7 चौक 28, 29 30 31 315 आ गया। अब 315 योग हो गया, इसमें 9 से आपको भागा लगा देना है तो 9 तिली 27 हो जाएगा और 9 5 45 यानी 35 आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा गुणज की बात करता है। प्रथम 9 गुणज यहाँ पे आपके पूछे गए थे, किसके पूछे गए थे? 7 के। तो 7 का पहाड़ा आपको 7 एकम 7 दूना 7 तिहाई से लेके 7 नवा तक जाना है, जो आएगा जोड़ के कर लीजिएगा। आगे है, बहुत ही यूनिक सवाल है, एक दिया है आपको द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया गया है। द्विघात समीकरण है क्या? 9x² - 12x + 4 = 0। कहता है ये द्विघात समीकरण दिया गया है तो आपसे पूछ रहा है कि इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे। ये समीकरण के मूलों के बारे में पूछ। देखिए द्विघात समीकरण होता है तो उसके 2 मूल पाए जाते हैं, ये इतना ध्यान में रखना है। अब कोई भी जो द्विघात समीकरण है ये इसके मूल कैसे हैं, द्विघात समीकरण का मूल बताना है तो आपको एक काम करना होता है, यहाँ विविक्त कर d निकालना होता है। और d का मान होता क्या है? b² - 4ac। यहाँ देखिए जो द्विघात समीकरण होता है वो मानक रूप उसका होता है ax² + bx + c। यहाँ देख रहे हैं 9x² - 12x + क्या है? 4 है। अब यहाँ a के जगह क्या है भाई? 9। तो देखिए b के जगह क्या है? -12 का वर्ग कर दीजिएगा 4। a का मान 9 और c का मान 4। यहाँ a b c के मानों को बैठा दीजिए, लेकिन विविध कर d निकालना है। d निकालने से ही आपको पता चलेगा। अब 12 का वर्ग करिएगा 144 होगा और ये भी गुणा करिएगा तो 144 ही आएगा। अब आंसर आ गया d का मान 0। देखिए जब d का मान यानी विविक्त कर जब 0 आता है तो हमेशा मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे भाई। कैसे मूल होंगे? वास्तविक होंगे और साथ में समान होंगे। ठीक है, यहाँ याद रखना है कि यदि d का मान 0 आएगा तो मूल वास्तविक और समान होते। इसका आंसर क्या होगा? मूल वास्तविक और समान। लेकिन यही अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाए, यानी अगर यही मान लीजिए d का मान आपका मान लीजिए 20 आता तो ये 0 से बड़ा हो जाता। तो यहाँ पर भी मूल वास्तविक ही होंगे लेकिन असमान होंगे। ध्यान देना है, क्या होंगे? असमान। जब 0 से बड़ा हो जाएगा d का मान तो इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। लेकिन यही मान लीजिए आपका d का मान 0 से कम हो जाए, यानी इसी d का मान माइनस मान लीजिए 20 आ जाता तो इसके मूल जो है काल्पनिक होते। कहने का मतलब ये चीज़ ध्यान देना है। तो बहुत ज़्यादा जो है इसके किस स्थितियों में मूल वास्तविक होते हैं? तो जब विविक्त कर d का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक होते हैं। ठीक है, और विविक्त कर d का मान कैसे निकलता है? b² - 4ac से निकलता है। तो ये आप समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है आपका एग्जाम में कि इसके मूलों के कंडीशन को बताना होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही यूनिक यह भी है, बहुत ज़्यादा दोहराया जाता है। कह रहा है एक व्यक्ति 240 किलोमीटर दूरी में से 120 मीटर दूरी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से और बाकी 120 किलोमीटर दूरी 40 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल बताना है। दरअसल आप देख रहे हैं कि ये दूरी जो है मान लीजिए 240 किलोमीटर दूरी थी। ठीक है, ये इस दूरी को जो है आधी दूरी यानी ये 120 किलोमीटर दूरी, यह भी 120 किलोमीटर दूरी है। अब इसे 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से और इसे 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया। देखिए दोनों दूरियां सेम हैं। जब कोई समान दूरी को, जब एक ही समान दूरी को भिन्न भिन्न चालों से तय किया जाता है तो फिर इस दौरान जो यात्रा की जो औसत चाल होती है, बस आपको एक ट्रिक का प्रयोग करना होता है। बहुत ज़्यादा पूछता है, वो ये है आपका कि यहाँ पे दोनों दूरियां देखिए समान है। अगर अलग अलग होंगी तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। आप जानते हैं बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका ट्रिक होता है 2xy अपान x प्लस वाई। 2 गुणे x का मान पहली चाल 60, दूसरी 40। 60 गुणे 40 बटा 60 धन 40। अब करिएगा तो 2 गुणे 60 गुणे 40 और यहाँ 60 40 100, 0 से 0 कट गया, आपका हो गया 6 दूना 12 चौक 48। देखा जाए तो एवरेज चाल 48 किमी प्रति घंटा थी। यानी अगर उसकी औसत चाल बताना होता जो 60 एवं 40
का जो एवरेज चाल है यानी 60 और 40 जो इसकी जो स्पीड है, इसकी औसत चाल किया गया 48 किमी प्रति घंटा। तो ये ट्रिक होता है, आप भी बहुत अच्छे से आपको भी पता होता है इस तरीके का। 2xy अपान x प्लस वाई से लगता है कब, जब एक ही दूरी को भिन्न भिन्न चालों से तय किया जाता है तो पूरे यात्रा के दौरान जो औसत चाल होती है वो 2xy अपान x प्लस वाई से लगती है। साथियों मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो साथियों ज़रूर पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन इसमें यूनिक हैं जिनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। आप इसको एक बार इसकी पुनरावृत्ति करके ही एग्जाम में जाना होता है। निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम अपने लोगों के बीच जरूर शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।